अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और जैसा कि आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान में बजट पेश किया गया है और कल हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब, उन्होंने जी जो बजट है वो नया बजट उन्होंने पेश किया है और जाहिर है उसको सुनकर जो है कई लोग जो है यही समझ सकते हैं कि एक बार फिर जो है काफी सारी चीजें जो है वो महंगी हो चुकी हैं और जिस तरह से टैक्सेस की भी बात की जा रही है और कई दूसरी चीजें। लेकिन कुछ लोगों से कल मिले, उन्होंने कहा कि जी बजट पेश किया जा रहा है, तो आपने बजट स्पीच सुनी, क्या समझ आई? मैंने कहा जी बजट स्पीच सुन के तो मुझे कभी कुछ समझ नहीं आती। मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ दूसरे दिन। ये और बात है कि मुझे वो पढ़ के भी कुछ समझ नहीं आती। लेकिन खैर कोई बात नहीं। जो लोग जाहिर है कि बजट सुनते हैं और बजट पढ़ते हैं, उनके लिए जरूर ये है कि कुछ न्यूज जो है वो मैं जरूर आपके लिए लेकर आई हूँ। और सबसे पहले तो ये कि जी डिफेंस बजट जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है और अब 1500 बिलियन रुपीज से 1800 बिलियन रुपीज जो है वो डिफेंस बजट कर दिया गया है। जाहिर है जी हमें बड़ा खतरा रहता है। हमें, आप तो जानते ही है ना कि जी हमारे जो पड़ोसी हैं वो हर वक्त हमें खाने के लिए बैठे रहते हैं। तो ये और बातें, मैं इंडिया की बात नहीं कर रही, इंडिया में तो ज्यादातर लोग वेजिटेरियन है तो वो हमें क्या खाएंगे। लेकिन हाँ, अफगानिस्तान के लोग जो है वो हमें खाने के लिए बैठे रहते हैं, और वो टीटीपी और कभी कुछ। और मैंने तो ये भी सुना है कि वहां पे चरगे बनते हैं। आपको पता है चरगा क्या होता है? बकरे के पेट को काट के उसके पेट के अंदर चावल भर के उसको उसके बाद ना उसको ऐसे ऐसे पकाया जाता है, घुमा घुमा के। तो गूगल करके देखिएगा, आपको पता चलेगा। तो मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो मतलब घबराहट में जाहिर है कि आपने डिफेंस बजट तो बढ़ाना ही था। और जाहिर है कि अब हमारी मतलब डिफेंस है तो हम हैं, और वरना कुछ भी नहीं है। आप तो जानते ही है ना कि हम तो नारे भी मारते हैं उनके लिए। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो भाई लोग ने अपना बजट जो है वो इंक्रीज कर दिया है 15%। ठीक है। और उसके बाद जी दूसरा जो मैं आपको बताने जा रही थी, हेल्थ बजट जो बढ़ाया गया, नहीं सॉरी, कम किया गया है। हेल्थ बजट जो है वो पहले 13 बिलियन रुपीज था, उसको 22 बिलियन रुपीज कर दिया गया। जाहिर है जी क्या करना है हमारे लोगों को जो है वो हेल्थ बजट का करना भी क्या है जी। वैसे भी अगर कोई वैक्सीन वगैरह चाहिए होती है, कभी कोविड शोविड ये वो आ जाए, तो वो तो हम फ्री की मंगा ही लेते हैं, कभी इंडिया से और कभी चाइना से और कभी कहीं से और कभी कहीं से। और इसी तरीके से बाकी की भी मेडिसिन वगैरह का क्या करना है। कोई बीमार होने की जरूरत क्या है, लोगों को चाहिए तो याद करें, मुंह पे मास्क लगा के घूमे, साफ पानी पिए, खाना ठीक से खाएं, तो बीमार नहीं पड़ेंगे। जब बीमार नहीं पड़ेंगे तो फिर उसके बाद हेल्थ बजट का क्या करना है। तो जी हाँ, बिल्कुल, हेल्थ बजट को जो है वो 30 बिलियन रुपीज से कम करके 22 बिलियन रुपीज कर दिया गया है। इससे आप सोचिए पाकिस्तान में कितने तगड़े लोग रहते हैं कि हमें हेल्थ बजट की कोई जरूरत ही नहीं है। खैर, हम आ जाते हैं जी एजुकेशन बजट की तरफ। और एजुकेशन बजट को जी सिर्फ 5% इंक्रीज किया गया है। जैसे कि जी पढ़ लिख के भी क्या करना है। वहां पे जाहिर है कि जिस वक्त बॉर्डर पे लड़ाई होती है और जिस वक्त सामने दूसरी कंट्री के फौजी खड़े हो या दूसरी कंट्री से अगर टीटीपी वाले या कोई आ जाए, तो जी वो कोई आपसे एबीसीडी थोड़ी सुनेंगे ना, वो तो उठाएंगे और ठसम, आपको पता है ना आपको। तो फिर इसलिए जी हमने सोचा कि जी पढ़ लिख के क्या करना है, इससे बेटर है कि हम डिफेंस बजट में सारे पैसे डाल दें। ना तो हेल्थ बजट के लिए कोई पैसा है और ना ही हमारे पास एजुकेशन बजट में हमने कोई खास इजाफा किया है। तो हमने सारा बजट डाल दिया है जी उधर आपके डिफेंस बजट में। जी जान है तो जहान है। जी हाँ, अगर हम जिंदा रहेंगे तो हम पढ़ाई करेंगे या हम कुछ हेल्थ के बारे में सोचेंगे या कुछ खाने पीने के बारे में सोचेंगे। अगर हमें उधर से दुश्मनों ने जो हमारे बॉर्डर के उस तरफ बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि यार ये कैसे लोग हैं ना, तो नहीं सॉरी, तो जाहिर है कि ऐसे सिचुएशन में हमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ, मैं तो कह रही थी कि जी इन्होंने ये 5% भी एजुकेशन में क्यों बढ़ा दिया है, ये पैसा भी डिफेंस बजट में डाल देना चाहिए था। और हेल्थ सेक्टर में भी जो इन्होंने 30 बिलियन से 22 बिलियन कर दिए, तो वो 22 बिलियन भी उठाकर इन्हें डिफेंस में डाल देना चाहिए। इसलिए कि जी डिफेंस है तो हम हैं, बाकी चीजें गई तेल लेने। ओ, तेल लेने से मुझे याद आया कि वो रशियन ऑयल आ रहा था, पता नहीं उसके बारे में कुछ उसके बाद में खास खबर नहीं आई। वो हमारे जो मिनिस्टर है यानी कि मुसद्दिक मलिक साहब पेट्रोलियम के, उन्होंने कहा था कि जी अगर ऑयल आ भी गया तब भी कंट्री में ऑयल जो है वो सस्ता नहीं होगा। इस किस्म की बातें उन्होंने की थी। उसके बाद न जाने वो कहाँ गुम हो गए, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे। खैर होंगे कहीं कहीं, कहाँ जाना है जी, कंट्री छोड़ के थोड़ी जाएंगे, किसी और जगह के तो मिनिस्टर बन भी नहीं सकते। जाहिर है यहाँ पे तो पता नहीं कैसे कैसे लोग मिनिस्टर बन जाते हैं। अब इमरान खान साहब को ही देख लीजिए कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। हालांकि वैसे तो वो एक सीट पहले जीता करते थे और अब हुआ ये
कि जी एस्टैब्लिशमेंट ने, बोले तो भाई लोग ने जो है वो सब लोगों को जमा करके खान साहब की पार्टी बनाई थी। अब उन सबको उठाकर उन्होंने जहांगीर तरीन खान साहब की पार्टी में रख दिया और कहा कि जी चलो अब आज से तुम लोग यहाँ पे अपनी पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स खेलो या म्यूजिकल चेयर खेलो। लेकिन खैर हमें से क्या जी, हमें तो उल्टी सीधी बातें करने की आदत नहीं है और ना ही हम करते हैं और ना ही हम करना चाहते हैं। लेकिन बात सारी ये कि शेख रशीद साहब नहीं मिल रहा। अब शेख रशीद साहब जो है, आप देख सकते हैं कि वो बैठे हैं और चिकन बिरयानी खा रहे हैं। दिया शेख रशीद साहब जो हैं वो दिखाई नहीं पड़ रहे। वो उनके बारे में कहा जा रहा है कि जी वो किसी खुफिया मुकाम पे है और उनको जो है वो 7 मुल्कों की पुलिस, जी हाँ नहीं कितनी थी, 11 मुल्कों की पुलिस डॉन को ढूंढ रही थी ना, इनको जी 12 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है लेकिन ये मिल नहीं रहे। और इसलिए कि हमारी अपनी जो पुलिस है वो 12 मुल्कों की पुलिस के बराबर ही है, तो इसलिए जो डॉन को नहीं ढूंढ सके तो शेख साहब को भी ढूंढने में नाकाम रहे हैं। हम बात करेंगे जी बिलावल भुट्टो जरदारी की, तो जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है वो अल जजीरा को इंटरव्यू दिया। जी हाँ, अल जजीरा टीवी चैनल जो है उसको इंटरव्यू दिया है और उसमें उनसे पूछा गया कि जी क्या इस वक्त आपको ऐसा लगता है कि आर्मी जो है वो सियासत से बाहर है और बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर रही है। तो उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत अच्छी जलेबियां बनाई। जलेबियां तो मुझे भी बहुत पसंद है लेकिन इंटरव्यू में जलेबियां बनाने की क्या जरूरत थी। लेकिन खैर उन्होंने कहा कि हाँ जी लग तो ऐसे ही रहा है कि मतलब बाहर है तो ऐसे लग रहा है मुझे। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर उनको ऐसा लग रहा है तो फिर क्या हाल हुआ होगा। लेकिन फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि जी फौज की तरफ से या एजेंसीज की तरफ से कहा गया है कि जी 9 मई को जिन लोगों ने हंगामा किया था और चीजें वीजें तोड़ी फोड़ी थी, जलाया था चीजों को, जो कुछ किया था, उन लोगों को जो जी कहा गया है कि आर्मी एक्ट के तहत ही उनके ऊपर केसेस चलेंगे। इसके अलावा जो लोग कंट्री से बाहर यानी कि पाकिस्तान से बाहर बैठ कर और ऐसे 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 करके ना धमकियां लगा रहे थे ना, उन सब के ऊपर भी कार्रवाई होगी। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके के पासपोर्ट कैंसिल कर दिए जाएंगे और अगर पासपोर्ट कैंसिल ना किए गए तब भी उनको ढूंढ ढूंढ के जो है ना वापस लाया जाएगा। और इसलिए अब वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के ना ऐसे ऐसे तड़ियां लगा रहे थे वो भी थोड़ा सा संभल जाए और कम से कम चेहरा छुपा के बोला करे। जो कहने चाहिए आइडिया देखती मतलब कर ले फॉलो, अगर करना है तो, नहीं करना तो आप लोगों की मर्जी, हमें क्या जी। आप लोगों की जो है फुटेजेस आ जाती हैं और उसके बाद जो है आप लोगों की वाट लग जाती है। खैर बात हम करेंगे जी शाह महमूद कुरैशी साहब की। शाह साहब का कहना है कि जी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई नई पार्टी बनाई गई है और उस नई पार्टी में जो है इमरान खान के पास से जो लोग गए हैं उनको शामिल किया गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा होता रहता है, देखिए बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ये कहना है शाह महमूद कुरैशी साहब का। लेकिन बहरहाल हम आपको एक खान साहब की वीडियो दिखाते हैं फिर बात करते हैं। मैं हूं पठान, पैदा हुआ हूं पंजाब में और मेरी 500 साल से खानदान पंजाब में थे। वालिद का जो खानदान है वो न्याजी है, वो हमेशा मियाँ वाली के में रहा है। वालदा की जो 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 सारी फैमिली थी वो हिंदुस्तान में थी। मैं क्या हूं फिर, आप बता दें मैं क्या। आप खान साहब यूथिया हैं। जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब यूथिया है, इसलिए कि खान साहब की पार्टी के सपोर्टर्स को भी यूथिया कहा जाता है, तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी बताते चले कि जी 17 ग्रेड से ऊपर के जो लोग हैं यानी कि जो सरकार 17 एज नहीं बता रही थी, मैं आपको ये बता रही हूँ 17 ग्रेड यानी कि जो सरकारी नौकरी में लोग हैं 17 ग्रेड के से ऊपर के, उनकी सैलरी में 30% का इजाफा कर दिया गया है। और ग्रेड 1 से 16 तक ये लोग जो है उनकी सैलरीज में 35% का इजाफा किया गया है। और बैंक टू बैंक अगर आप पैसे ट्रांसफर करते हैं तो 25% उसमें इजाफा किया। तो इसलिए किसी को पैसे ट्रांसफर करते हुए सोचिएगा, वैसे पाकिस्तान वाले किसी को पैसे ट्रांसफर करते नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब है उन्हें क्यों ये गलतफहमी हो गई कि उसमें भी उन्होंने जो है उसकी भी फीस उन्होंने बढ़ा दी है। बात हम करेंगे जी बिल्कुल बजट के ऊपर ही, और हम आपको ये बता दें कि जी बेनजीर इनकम सपोर्ट एक कार्ड होता है बेनजीर इनकम सपोर्ट का, जो कि उन लोगों को दिया जाता है जो कि जिनकी आमदनी ज्यादा नहीं होती, जिनकी इनकम ज्यादा नहीं होती और जो मतलब एक कहना चाहिए थोड़ा सा मतलब परेशान हाल होते हैं उनके लिए। और अब ये अनाउंस किया गया है कि जी बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत जिन लोगों के पास वो कार्ड है, अगर उनके यहाँ बेटा पैदा होता है
तो 2,000 रुपए मिलेंगे, और अगर बेटी पैदा होती है तो 2,500, यानी कि 2,500 उनको दिए जाएंगे। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मेरा ख्याल है ऐसा भी एक स्कीम निकालनी चाहिए कि अगर किसी का कोई बच्चा नहीं होगा तो उसको 5,000 मिलेंगे, इसलिए कि ये पहले ही जो है आबादी यहाँ की बढ़ती चली जा रही है, और अगर अब और मजीद इस किस्म की बातें और इस किस्म की अट्रैक्शन दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, और कि जी अब अगर आपने ऐसा किया तो एक बच्चे बेटा हुआ तो आपको 2,000 मिलेंगे, और बेटी हुई तो आपको 2,500 मिलेंगे, तो बस पब्लिक तो फिर इसी काम पे लग जाएगी। और वैसे भी हमारी पब्लिक को तो वैसे ही भागना चाहिए कि और से और बच्चे पैदा कर लें और बहुत सारे जो है पूरी लाइन लगा दें। लेकिन बहरहाल हम बात करेंगे फिरदौस हाशी कमान की। फिरदौस हाशी कमान साहिबा का कहना है, मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, क्वालिफाइड सर्जन हूँ, और डॉलर्स में तनख्वाह छोड़कर पाकिस्तान आई हूँ। मैडम आप वापस चली जाइए प्लीज, आप डॉलर कमाइए और वो डॉलर कमा के आप पाकिस्तान भेज दीजिए, वजह इसके कि आप वो डॉलर छोड़कर यहाँ आ गई है और यहाँ पर आके आपने सबके दिमाग की दही कर दी है। तो मेरा ख्याल है कि आपको चाहिए कि आप दोबारा से जो है वो अपनी मेडिकल आपने की, और वाकई में अगर मेडिकल की और वाकई में कोई ऐसा दिल वाला इतना हिम्मत वाला है जो आपसे सर्जरी भी करवा रहा है, तो आपको बिल्कुल उसी प्रोफेशन में रहना चाहिए, और आपको चाहिए कि आप अगर मेडिकल आपने पढ़ी है तो आप उसी में प्रैक्टिस करें, वजह इसके कि यहाँ पर आकर आप डॉक्टर बन के, डॉक्टर कह रही हूँ, मिनिस्टर बन के लोगों की वाट लगाएं। खैर बात हम करेंगे यूके के जो पहले पीएम रह चुके बोरिस जॉनसन की। पहले तो सबसे पहले तो इन भाई साहब को कहीं भेजिए कि इनका हेयर कट जो है ना वो ठीक हो जाए, मुझे इनके बाल जब देखती हूँ उलझन लगती है। वैसे तो मैं खुद अपने बालों से भी तंग हूँ, मुझे खुद अपने बाल सेट करने में जो है ना बड़ा समझ नहीं आती, लेकिन खैर इनसे तो फिर भी मेरा बेहतर हाल है। तो इन्होंने जी रिजाइन कर दिया है अपनी पॉलिटिकल पार्टी से, और ये वहां पे जो है अब मेरे ख्याल कुछ नाराज है, लेकिन बहरहाल इन्होंने जो है वो अपनी एमपी की सीट थी इनकी, और वहां से इन्होंने रिजाइन कर दिया है। बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, भारत में मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। बात हम करेंगे यहाँ भारत की, गौर से सुनिएगा, और मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को ये बात उठानी चाहिए कि जी भारत जो है वो वहाँ के जो मुसलमान हैं भारत में जो रह रहे हैं, और उनको जी बहुत जुल्म हो रहा है, उनको बोलने की इजाजत नहीं है, बेचारे कुछ कह नहीं सकते, उनके ऊपर जुल्म और सितम हो रहा है, मीडिया में वो नहीं आ सकते, अपनी कोई बात नहीं रख सकते, और इसके ऊपर पाकिस्तान को चाहिए कि वो यूनाइटेड नेशन में जाकर बात करे और बताए कि किस तरह से भारत में मुसलमानों को पीसा जा रहा है। वो नहीं, हाँ हाँ ठीक है, पीसा जा रहा है, बस समझ लीजिए ना मैं क्या कह रही हूँ। लेकिन मैं इस स्टेटमेंट को आपको ऐसे ही नहीं बता रही, मैंने वाकई में एक साहब की वीडियो देखी जो कि वहाँ इंडिया के हैं और मुस्लिम है, और सबसे पहले तो खैर उनकी ये वीडियो देखते हैं, वैसे उनकी एक वीडियो और भी है, लेकिन वो मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि उसमें अजीब अजीब सी लैंग्वेज यूज की गई है, मगर उससे अलावा कोई उनकी वीडियो है वो मैं आपको दिखाती हूँ, आप अंदाजा कीजिए कि मुसलमानों को बोलने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। कान खोल करके सुन ले बाबा, कसम खुदा की कह रहा हूं, अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा यहां से हमारे सांसद होंगे। 2024 चुनाव के बाद ऐसे बाबाओं को लंगोट लेके न भागना पड़ा तो शोएब जमाई का नाम बदल देना। तुम्हारे बाप का देश है, तुम्हारे बाबा का मुल्क नहीं है। जी ये थे शोएब जमाई, और जिस तरह से बात कर रहे थे तो ये देखकर मेरा ख्याल है पाकिस्तान में बहुत से लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए, जो ये कहते हैं कि जी भारत में मुसलमानों को बोलने की इजाजत नहीं है, बड़ा जुल्म हो रहा है। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर कोई माइनॉरिटी में से मतलब कोई हिंदू, कोई सिख, कोई पारसी, कोई क्रिश्चियन या किसी भी दूसरे रिलीजन का अगर अपने यहाँ छोड़ दिया हो कलमा पढ़ाने से, वो अगर मुझे इस तरह से बोल के दिखा दे तो मैं भी अपना नाम बदल के ना कतरीना कैफ रख लूंगी। जी तो मैं ये कह रही थी कि वो तो खैर मैं ऐसे ही कह रही थी, मेरा नाम यही रहेगा, नाम तो सुना ही होगा। तो मैं ये कह रही हूँ जी आप लोगों से कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में
कोई जरा ये मुझे बोल के बता दे, जिस तरह से ये साहब इस वक्त चिल्ला रहे थे और धाड़ रहे थे, लेकिन इन्होंने एक टॉक शो में भी बड़ी बदतमीजी की थी और उसके बाद इनके साथ जो हुआ था वो सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल है। और मतलब हमारी एक दोस्त है इंडिया में, सुबील खान, उन्होंने ठीक ठाक इनकी चितरौल की है और मेरा ख्याल है ये इसी के लायक है। मगर क्या, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बता दें कि जी IMF के प्रोग्राम जो है उसमें पाकिस्तान जरूर जाएगा, ये कहना है इसाक डार साहब का। उनका कहना है कि जी IMF का प्रोग्राम जो है वो प्रायोरिटी बेस पे किया जाएगा। और ये और बात है कि IMF वाले कह रहे होंगे यार हमने कितनी कोशिशें की, इनको कितनी बार मना किया, कितनी शर्तें लगाई, कभी कोई कंडीशन कभी कोई कंडीशन, लेकिन ये लोग भी इतने ढीठ हैं कि इन्होंने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। बात हम कर रहे थे मौलानाओं की, यानी कि खैर ये मौलवी तो नहीं है मेरा ख्याल है, कोई एक्टिविस्ट है या पता नहीं क्या है, लेकिन ये कि बहरहाल शोएब जमाई साहब की बात कर रही हूँ। मगर ये जरूर है कि इनको देखकर जो है वो यहाँ के लोगों को सबक लेना चाहिए कि जी पहली बात तो ये कि भारत में कोई ऐसा जुल्म नहीं हो रहा मुसलमानों पे, और दूसरी बात ये कि अगर हिम्मत है तो जरा हमारे यहाँ के जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको भी इतनी हिम्मत होनी चाहिए, इतनी देर इजाजत दीजिए कि वो भी हमें जो है वो अपने ऊपर होने वाली, अगर कोई उनको बात पसंद नहीं आती तो उस पर वो बात कर सके। लेकिन ऐसा होता हुआ पाकिस्तान में कम से कम मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा वक्त आएगा। चले एक वीडियो देखते हैं फिर आपसे बात करते हैं। जन्नत में एक नहर है, का नाम है बैदा, उसके ऊपर मोतियों से कवर्ड है वो, उसके अंदर मुश्क, अंबर, जाफरान, काफूर बहता है। जब अल्लाह किसी जन्नत की लड़की को बनाने का इरादा फरमाता है तो अपने नूर की तजल्ली डालता है और पूरी 130 फुट की लड़की निकल के बाहर आ जाती, फुल ड्रेस्ड है। जन्नत की हूर ये नहीं कि वो किसी माँ के पेट में हमल होता है, फिर वो 9 महीने के बाद पैदा होती है, फिर वो फीडर लेती है, फिर वो पैम्पर बांधती है, फिर वो रुड़ती है, फिर वो बड़ी होती है और फिर वो जाके हूर बनती है। ऐसा नहीं है, ये हमारे लिए है, ये हमारे लिए पैम्पर पोनिया हमारे लिए है। वो तो मेरा रब तजल्ली डालता है, ऐसे निकलती है सूरज को उंगली दिखा दे। मेरे नबी ने फरमाया जन्नत की लड़की सूरज को उंगली दिखा दे, सिर्फ फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आएगा, क्योंकि जन्नत की हूर और जन्नत का जो साइज है 130 फुट है। तुम 5 फुट के चले गए तो जन्नत की हूर मौली जहीर को तो जेब में डाल लेगी, ये अंदर से कहेगा कैम छो, वो कहेगी मुझे तो गुजराती समझ में ही नहीं आती, अरबी बोल। लिहाजा अल्लाह क्या करेगा कि अल्लाह हमें भी 130 फीट कर देगा। अल्लाह ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को 130 बनाया था, तो फिर ये हम घिसते घिसते छोटे रह गए। फिर अल्लाह ताला जन्नत की औरतों से कहेगा चलो मेरे बंदों को मेरे गीत सुनाओ, तो पूरी जन्नत म्यूजिक बन जाएगी और जन्नत की हूर की आवाज होगी। और ये गाना पहला सॉन्ग 70 साल का होगा। मैं कहा वाह मेरा मौला, तूने पहला गाना ही 70 साल का रखा है, और जो जहां बैठा होगा वहां स्तन हो जाएगा, हिल नहीं सकेगा। 70 बरस हूर का चेहरा, उंगली दिखा दे तो सूरज नजर ना आए, उंगली दिखा दे सूरज को तो सूरज नजर ना आए, तो चेहरे का हुस्न कैसा होगा उसका। 130 फुट लंबे उसके बाल होते हैं। जब वो यूं सर हिलाती है और अपने बालों को लहराती है तो पूरी जन्नत में सर्च लाइटें जलने लगती हैं और रंगों से पूरी जन्नत भर जाती है और उसके बालों की जी। और मेरा ख्याल है कि ये थी वो जन्नत की हूर जिसके बारे में मौलाना तारिक जमील जो है वो कहानी सुना रहे थे। लेकिन बहरहाल हम आपको ये बताते चले कि जी कराची में जो है वो 12 जून से जो है समंदर के किनारे जाने पर पाबंदी है, यानी किसी साइड पे कोई नहीं जा सकता। और उसकी वजह ये बताई गई है कि जी कोई समंदरी तूफान है जो कि कराची की साहिलों की तरफ आ रहा है और उससे जो है लोगों को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए बताया गया है कि कराची में खास तौर पे 12 जून से लोगों को कहा गया है कि वो समंदर पे जो है वो पिकनिक के लिए या किसी भी दूसरे काम के लिए ना जाए। बहरहाल देखते हैं कि लोग इस बात को कहाँ तक सुनते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ कि लोगों ने ये बात नहीं सुनी और उसके बाद जो है उनको नुकसान उठाना पड़ा। तो हम लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप लोग थोड़ा सा एहतियात करें और अपना ख्याल रखें। एक वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं।
जी हाँ, ये टीएलपी वाले थे और उनके हेड जो आजकल हैं साद रिजवी, वो घोड़े पे सवार, उनका कहना है कि जी इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, अभी तक तो खैर पहुंचे नहीं है, लेकिन हो सकता है घोड़े का पेट्रोल खत्म हो गया, लेकिन पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उनकी एक वीडियो और देखते हैं और फिर बात करते हैं। जी हाँ, ये भी उन्हीं की वीडियो है, यानी कि टीएलपी के जो हेड है साद रिजवी, और समझ नहीं आ रही कि अब घोड़े से बाइक पे आ गए या क्या है। बहरहाल ये वीडियो मुझे मिली थी उनकी सोशल मीडिया पे, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूं। अब जी आई है नई पॉलिटिकल पार्टी जहांगीर तरीन खान साहब की, जिसका नाम है तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान, यानी कि तहरीक। अगर आप लोगों को याद हो, वैसे तो आप लोगों को याद तो रहता नहीं, आप लोग तो चैनल सब्सक्राइब करना तक याद नहीं रहता, तो मेरी बातें क्या याद करेंगे आप लोग। लेकिन फिर भी मैं दोबारा बता देती हूँ कि मैंने जैसा कि कई बार कहा है और कई बार बताया है और बताने की कोशिश की है, या जो मुझे लगता है वो ये कि जिसमें भी तहरीक आए, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ या किसी भी पार्टी के साथ तहरीक हो, वो स्टैब्लिशमेंट की बनाई हुई होती है, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो टीएलपी यानी कि तहरीक लब्बैक हो पाकिस्तान हो, या फिर टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो इसी तरीके से तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान, नई जो पॉलिटिकल पार्टी आई है, बोले तो वो भी भाई लोगों की ही बनाई हुई लग रही है। और जाहिर है उसकी वजह ये भी है कि हर एक में एक तो तहरीक आती है, और दूसरा ये कि जितने लोग इमरान खान को छोड़ छोड़ कर गए, वो सब लोग उस पार्टी में को ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि उनमें से कई लोगों ने तो ये कहा था कि वो सियासत से ही अलहदा हो रहे हैं, लेकिन वो सियासत से अलग होते हुए हमें दिखाई नहीं दिए, बल्कि उन्होंने जाकर इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। इससे सॉरी, उनकी जहांगीर तरीन खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इससे लगता तो यही है कि ये पार्टी भी जो है स्टैब्लिशमेंट की ही बनाई हुई है, और इसका मतलब साफ ये है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे थे कि जी स्टैब्लिशमेंट जो है वो पॉलिटिक्स से बाहर चली गई है, तो मेरा ख्याल है अभी भी जो स्टैब्लिशमेंट है वही मुल्क भी चला रही है और वो ही पॉलिटिक्स में भी खेल रही है, और बाहर जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब बाहर जाते हुए अगर हमें कोई दिखाई दे रहे हैं, यानी कंट्री से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो जी है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ, मोदी जी का जो विजिट है अमेरिका का, उसके लिए काफी बातें की जा रही हैं और यही बताया जा रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है। और 22 जून को जो है वो थर्सडे बनता है मेरे ख्याल है, और उस दिन जो है वो मोदी जी कांग्रेस में भाषण भी देंगे। वैसे मोदी जी को तो भाषण देने का बड़ा शौक है। पहले भी जब संडे का शो एक हुआ करता था हमारा इंडियन टीवी के ऊपर, तो हर संडे मोदी जी का जो है ना वो भाषण आ जाता था, जिसकी वजह से शो कैंसिल हो जाता था। लेकिन खैर देखते हैं कि सब लोग जो है इंतजार कर रहे हैं इस बार कि मोदी जी अमेरिका जाकर भाषण में क्या कहते हैं, और हमें अगर याद, यानी पाकिस्तान को अगर याद ना ही करें तो अच्छा होगा, इसलिए कि जब जब मोदी जी ने हमें याद किया है, या जब जब डॉक्टर जयशंकर ने याद किया है, उसके साथ उन्होंने जो वर्ड पाकिस्तान के लिए जोड़ दिया टेररिज्म का, और इस किस्म के जो नॉन स्टेट एक्टर्स जिन्हें हम कहते हैं उनका, तो फिर जाहिर है कि हमारे इंप्रेशन जो है वो पहले से भी थोड़ा खराब हो जाता है। तो इसलिए मोदी जी हमें तो याद नहीं किएगा। वैसे भी मैं तो आपसे वैसे ही नाराज हूँ कि आपने जो एससीओ की मीटिंग जो है वो कैंसिल कर, खैर कैंसिल तो नहीं की है, लेकिन आपने कह दिया कि जी ऑनलाइन होगी, वर्चुअल होगी, तो जाहिर है कि फिर वो जो हम लोग बैग पैक करके बैठे हुए थे आने के लिए, अब ये कि हम मतलब वहीं के वहीं रह गए। हमारा तो जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल आपने प्लान के ऊपर पानी फेर दिया। तो बहरहाल लेकिन हम दुआ करते हैं और आपके लिए कि आपका जो अमेरिका का विजिट है वो बहुत अच्छा हो, इसलिए कि जाहिर है अगर भारत के लिए अच्छा होगा तो इस पूरे रीजन के लिए अच्छा होगा, और अगर पूरे रीजन के लिए अच्छा होगा, हम भी तो यहीं रहते, तो फिर थोड़ा बहुत हमारे लिए भी अच्छा हो जाएगा। और हो सकता है कि अमेरिका जाएं तो वहां पे अमेरिका के जो लोग हैं, यानी जो उनकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो उनकी गवर्नमेंट है, वो थोड़ा सा मोदी जी से हमारी सिफारिश करते हैं कि जी पाकिस्तान के साथ थोड़े से टर्म्स अच्छे कर लीजिए। माना कि हमने खुद ही ट्रेड बंद की थी, वो तो एक अलग ही मतलब, आपको जानते हैं ना कि हमें वो है कीड़ा है, तो वो बंद की थी। लेकिन अब ये कि वो हम अगर दोबारा से ट्रेड ओपन कर दें तो बहुत अच्छा होगा। हम सब चाहते हैं पाकिस्तान में कि भारत के साथ हमारे टर्म्स बेहतर हो, हम दोबारा ट्रेड ओपन करें, और थोड़ा सा जो है वो एक दूसरे के साथ बातचीत करनी शुरू करें, क्योंकि ऐसा है कि अभी हम दो जगह लड़ नहीं सकते। हम अभी फिलहाल अफगानिस्तान की तरफ बड़े बिजी हैं,
टीटीपी वाले जो है वो रोज आ जाते हैं और हमारी खैरियत पूछ के भाग जाते हैं दोबारा उधर से। मतलब आज से पहले कि हम उन्हें पकड़े वो भाग के फिर अफगानिस्तान चले जाते हैं। तो अभी हम उधर बहुत बिजी हैं। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि जो दूसरी तरफ का बॉर्डर है हमारा, यानी कि भारत के साथ, वहां पे टर्म्स बेहतर हो। कम से कम वहां से तो हमें ये ना लग रहा हो ना कि इधर से भी कुछ जो है वो प्रॉब्लम हमारी तरफ आ रही है। और वैसे भी इस वक्त पाकिस्तान की जो हालत है, जो कंडीशन है, उसमें पाकिस्तान को चाहिए ये कि वो अपने सारे जो नेबर्स हैं, चाहे वो चाइना हो, ईरान हो, अफगानिस्तान हो या इंडिया, सबके साथ टर्म्स को बेहतर करे। और वो तभी होंगे जब दूसरी तरफ से भी कुछ पॉजिटिव रिप्लाई आएगा। तो मेरा ख्याल है कि जो पुरानी बातें थी उस पर मट्टी पाए और आगे बढ़े। और ठीक है, भूले नहीं, हम भूलने को नहीं कह रहे, भूलना चाहिए भी नहीं। जो गलतियां हुई पाकिस्तान से उसको, या जो हम लोगों ने ब्लंडर्स किए उसको हरगिज नहीं भूलना चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि एक चांस और देना चाहिए और एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए कि दोस्ती हो जाए, या ये कि टर्म्स बेहतर हो जाए और ट्रेड ओपन हो और एक दूसरे से अच्छे से बात कर सकें, उसकी कोशिश जरूर करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान की है, इनको भी थोड़ा सा जो है वो अपने सोचना चाहिए कि जी पाकिस्तान का सोचें और पाकिस्तान को बचाएं और इस वक्त भारत के साथ दोस्ती करें, भारत के साथ जो है वो अपने टर्म्स को बेहतर करें। और उसके लिए जो शर्त उन्होंने रखी है वो है तो बड़ी टफ, लेकिन जाहिर है कि उनका कहना यही है कि जी टेररिज्म को रोकिए। तो फिर जाहिर है आप लोगों ने बनाया है, आप लोगों को रोकना भी आता है। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट चाहे तो इन टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हैं उनको रोका जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा जाहिर आप लोगों ने जो पहले पहले लोगों को सपोर्ट किया हर तरह से, अब अगर उन लोगों के ऊपर आप रोक लगाएंगे तो मुश्किल तो होगी, लेकिन जाहिर करना पड़ेगा, वरना पूरी दुनिया से जो कुछ सुनने को मिल रहा है इससे ज्यादा सुनने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान को उसका होश के नाखून लेने चाहिए। मेरे नाखून जो है ना वो भी खैर, तो होश के नाखून लेने देने में ब्लू कलर की क्यूटेक्स लग, यार ये एडिट कर देना तुम लोग, छोड़े, मैं अपनी पर्सनल बातें नहीं कर रही। लेकिन ये कि आज मेरा नाखून टूट गया तो उससे मुझे याद आया कि होश के नाखून जो है ना वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को लेने चाहिए, ताकि पाकिस्तान भी प्रोग्रेस कर सके, आगे बढ़ सके। और प्लीज कुछ पैसा एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में भी छोड़ दीजिए। सारा पैसा उठा के ना आप लोगों ने जो है वो उसी में डिफेंस बजट में ही ले लिया है अपना, और कुछ तो छोड़ा ही नहीं। बाकी लोग, हम लोग शायद हवा खाएं या घास, वो जो कहते थे ना एटम बम बनाएंगे, लेकिन घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो आज वही हालत कर दी है। और साथ साथ जी ये भी हो रहा है कि इलेक्शंस भी अनाउंस किए गए हैं। मतलब अनाउंस इस तरह से किए गए हैं कि जी इसाक डर साहब ने कहा है कि हरगिज एक साल आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है इलेक्शंस को, जो बार बार बात हो रही है कि शायद इलेक्शंस आगे जाएंगे। तो उनका कहना है नहीं जी इलेक्शंस टाइम पर होंगे। तो देखते नहीं इलेक्शन टाइम पर होते हैं या नहीं होते। आपसे मुलाकात होगी जल्दी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।